Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new vacancy. एक्चुअली इस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अपनी रेलवे की तरफ से निकली है। इस रिक्रूटमेंट में लोको पायलट के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो निकाले गए हैं और इसमें अच्छे खासे पद हैं जिसमें कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए और अगर वो एलिजिबल होते हैं तो उनको इसमें एक बार मौका देना चाहिए कि अगर वो इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो उनको एग्ज़ाम देना चाहिए और इसमें अपना 100% ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले बात करें, इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो निकाला गया है रेलवे वालों की तरफ से। इन्होंने इसमें बताया है, सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इनका एज लिमिट क्या है, इनका एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी सैलरी ये प्रोवाइड करेंगे 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। बेसिकली ये जो भर्ती है वो असिस्टेंट लोको पायलट पे है, ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट में ALP भी बोल सकते हैं। और जो एज होनी चाहिए वो लगभग 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है, जो हमें लगता है हर एक यूथ की है इस टाइम पे, तो वो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 5696 वैकेंसीज इन लोगों ने अभी रिक्रूटमेंट के लिए निकाली हैं। और 7th पे कमीशन पे लेवल जो है वो 7th है और लेवल 2 पे इनको सैलरी मिलने वाली है, जो कि इनकी इनिशियल पे जो सैलरी है वो 19,900 रुपये है। बट जब ये सैलरी इनको अलाउंस वगैरह एड ऑन होके मिलते हैं तो ये सैलरी लगभग 25,000 से 30-35,000 के बीच में ये लाई करती है। तो ठीक है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है कि ऐसा नहीं है कि जो सैलरी है वो कम मिलती है। ये सैलरी अलाउंस वगैरह ऐड होके सैलरी का जो बेसिक पे है वो इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RLB असिस्टेंट लोको पायलट ALP का जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो डेट है जब ये नोटिफिकेशन निकला वो तुम्हारा अभी फिलहाल निकला है 19 जनवरी को, तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और ये जो वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है उन चीज़ों की भी उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तो फिर उन कैंडिडेट को प्रयागराज, गोरखपुर, ठीक है, ये ऐसे ही कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर उनको जॉब करनी पड़ेगी। जैसे गोरखपुर हो गया, तुम्हारा अजमेर हो गया, और तुम्हारा ये कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, और तुम्हारा ये सिकंदराबाद हो गया, और तुम्हारा ये चेन्नई एंड और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो ऑफिशियल प्लेसेस थे, जो मेन प्लेसेस थे। उन लोगों ने बता दिया कि इनको यहाँ पर जाके काम करना पड़ेगा और ये इनकी रिक्रूटमेंट की प्लेस होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनके और डिटेल्स को देखें तो एप्लीकेशन तुम्हारे 20 तारीख के हैं। 20 तारीख से यानी कि आज से एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, ठीक है। 20 तारीख से एप्लीकेशन शुरू होने का मतलब कि आपको लगभग 1 महीना मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है और एप्लीकेशन क्लोज होने की वो 19/02 है, यानी कि जिसका मतलब 19 फरवरी तक, यानी कि 19 फेब तक आप एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपके पास टाइम है। और इसका जो करेक्शन और जो मॉडिफिकेशन है, यानी कि अगर फॉर्म में एक बार आपने गलती से कुछ डाल दिया बट आप जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तब आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक करेक्शन डेट भी उन्होंने दी है जो तुम्हारी 20 से 29 फरवरी के बीच में रहने वाली है, यानी कि अच्छा खासा टाइम रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट है, करेक्शन करना चाहिए, तो आप वहाँ पर जाकर यहाँ पर कर सकते हैं 20 से 29 तारीख के बीच में। एग्ज़ाम जो डेट है वो तुम्हें पता चल जाएगी जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो उसका शेड्यूल पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड एक सप्ताह यानी कि 1 वीक पहले तुम्हें एडमिट कार्ड भी इसको देखने का मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो उसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तुम्हें बस फोकस करना है कि तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा तो उसका सिलेबस क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है। जनरल OBC की बात करें तो 500 रुपये यानी कि जो फीस रखी गई है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए वो 500 है। SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस, और ऑल कैटेगरी जो फीमेल है, फीमेल किसी भी कैटेगरी से तो उनको 250 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। और देखो, अगर आप पहले इसके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अगर आप पहले एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और आप स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, तो आपको जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी 400 रुपीज़, जो तुम्हारे UR कैटेगरी से स्टूडेंट हैं, जो OBC से हैं और जो तुम्हारे EWS के हैं। यार ये रेलवे में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि यार ये अगर तुम स्टेज 1 एग्ज़ाम क्लियर कर लेते तो ये तुम्हारी लगभग पूरी फीस वापस कर देते हैं। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अपनी कंट्री में, बट ऐसा होता नहीं है यार। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि 400 रुपीज़ आपको रिफंड में मिल जाएंगे।
अगर SC/ST कैटेगरी या PH फीमेल रिफंड अगर चाहते हैं तो उनको भी 250 रुपये उनकी तो टोटल फीस रिफंड होने वाली है, क्योंकि ऑल कैटेगरी फीमेल जो थी उनके लिए 250 रुपये ही उनको चार्ज किया जा रहा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप देखो जेन्युइनली तो 100 ही रुपये आपके वेस्ट होंगे अगर आप फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें जो मिनिमम एज है, वो मिनिमम एज इन लोगों ने रखी है 18 ईयर। ठीक है, 18 ईयर का मतलब कि आप अगर 18 ईयर्स के हैं देन यू आर एलिजिबल, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज आप जैसा कि मैंने बताया कि 30 है, तो यानी कि इस एज में बहुत सारे यूथ हैं जो इसमें लाई कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है सबके पास मौका है कि अगर वो फॉर्म को डालना चाहें तो वो दोनों लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं यार मुझे डालना चाहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें फुलफिल कर रही है देन आपको डालना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की तो 5,696 पद हैं, और जिसके लिए इन्होंने बोला है कि क्लास 10th में अगर आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अगर आपने ITI की है तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने ITI की है किसी भी एक ब्रांच, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, या मैकेनिक रेडियो वगैरह, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस रही। अगर आपने इसमें किसी भी एक ब्रांच से ITI किया है देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एंड योर प्रेफरेंस विल बी हायर देन एनी अदर पर्सन। So this is the most advantage for you as comparison to any other person। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ITI आपने की है क्लास 10th के बाद या क्लास 10th के साथ, देन आपके पास एक अच्छा मौका होने वाला है। अगर आपने क्लास 10th में कोई डिप्लोमा किया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, देन आपके पास तब भी एक अच्छा चांस है कि आप इसमें अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन और है, अगर आपने BA BTech डिग्री की है किसी भी एक ब्रांच में, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब भी आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो BA BTech की अगर बात करें, BTech की स्पेशली, तो उसमें CS वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रेलवेज में जो मोस्टली काम रहता है वो तुम्हारा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में रहता है, इसलिए उन्होंने प्रेफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ज़्यादा दी है। सबसे पहले बात करें, उन्होंने कुछ अपने जोन बताए हैं, तो उस जोन में जो वैकेंसीज उनकी खाली हैं, जैसे RRB अहमदाबाद, ठीक है, वहाँ पर UR कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं 95, और ऐसे ही EWS की 24 और OBC की 65, SC की तुम्हारी 37 और ST की तुम्हारी कितनी है 17 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल तुम्हारी जो वैकेंसीज होती हैं जाके वो तुम्हारी 238 वैकेंसीज होती हैं जाके। ठीक है, तो ये तुम्हारी RRB अहमदाबाद, ऐसे ही तुम्हारी अजमेर के लिए वैकेंसीज हैं, ऐसे ही बेंगलोर, भोपाल तुम्हारे WR रीजन के लिए, भुवनेश्वर तुम्हारा, बिलासपुर, ये सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट लगा दी है। अगर आप जो चाहें, जिस आप स्टेट में डालना चाहते हैं, जिस जोनल में आप डालना चाह रहे हैं फॉर्म को, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में तो आप पता कर सकते हैं कि वहाँ से कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं। ये तुम्हारी ऐसे ही RRB बिलासपुर, SCR सेक्टर की रही, चंडीगढ़ की रही, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता और ये मालदा वगैरह, ये सारी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज हैं। जैसे मुंबई हो गया तुम्हारा, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना, प्रयागराज में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सेटेबल चीज़ें लगें, आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी है कि आपको कौन से शहर में आपको काम करना है और कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जहाँ पर कंपटीशन कम होने वाला है, आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ से ही अप्लाई करना है, सो दैट कि जो प्रायोरिटी है सिलेक्शन की, जो परसेंटेज है सिलेक्शन का, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। सबसे पहले हम लोग बात करें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होने वाली है। एक कैंडिडेट को अगर एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करना है तो सबसे पहले उसका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर वो उसमें पास आउट हो जाता है तो उसका जो मैंने फीस बताई थी, जो पहले 500 रुपीज़ थी, उसमें से 400 रुपीज़ उसको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है, ये कुछ स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। और दूसरी बात, सबसे वो अगर फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, CBT 2 का मतलब यानी कि लगभग 60% आप जो कंपटीशन है वो वहाँ पर आप पहले ही से क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं सेकेंड राउंड में। ठीक है, CBT अगर 2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका एक होगा सेकेंड स्टेज में CBT 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका एक और होगा थर्ड जो टेस्ट, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसको CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होने के बाद आपका होगा एक DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन सिमिलरली कुछ नहीं, बस छोटे से
मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं कोई वो बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये स्टेजेस रही कि जिसमें आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे तुम्हें जब CBT 1 होगा तो उसके CBT 1 में लगभग तुम्हें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ड्यूरेशन जो रहेगी वो 60 मिनट रहेगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो जो आप ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो तुम्हें 75 क्वेश्चन कितने 60 मिनट में करने होंगे, 1 घंटे में करने होंगे। और यहाँ पे 1/3 यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, आप कोई गलत आंसर ना देकर आएँ, आपको जो आ रहा है भैया आप दें, ठीक है। जो मिनिमम पास परसेंटेज है वो भी देख लेते हैं। जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, जो मिनिमम पास परसेंटेज है वो तुम्हारी 30% है, SC के लिए भी 30% है और जो ST के लिए है वो तुम्हारी है 25%, और ऐसी UR और EWS के लिए 40% है। तो यानी कि मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इसमें कुछ सिलेबस की भी बात कर लें तो तुम्हारी इसमें मैथमेटिक्स आएगी। मैथमेटिक्स के साथ साथ इसमें तुम्हारी मेंटल एबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप बताओगे तो मैं इसका सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैथमेटिक्स में तुम्हारा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये सारी चीज़ें रहने वाली सिंपल चीज़ें, क्योंकि 10th के बेसिस पे ये मैं रिक्रूटमेंट ले रहे हैं तो ज़्यादा हार्ड सिलेबस यहाँ पर नहीं आने वाला है। सेकेंड, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस भी तुम्हारी होने वाली है CBT 1 में। ये 4 सब्जेक्ट तुम्हारे मेन रहने वाले हैं। सेकेंड 2 में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे शॉर्ट लिस्ट अगर जो कैंडिडेट होते हैं सेकेंड CBT 2 के लिए, ठीक है, तो उनके लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो तुम्हारा रहने वाला है कि पैटर्न जो रहेगा, पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स तो सब में कॉमन है, ठीक है, मैथमेटिक्स रहेगी क्योंकि वहाँ पर यूज होने वाला है। मैथमेटिक्स के साथ साथ तुम्हारा फिर क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड तुम्हारी रीजनिंग रहेगी इसके साथ। तो ये पहले रीजनिंग उसमें नहीं थी लेकिन इसमें इंक्लूड कर दी है। रीजनिंग के साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, यानी कि जो एक ट्रेड का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सब्जेक्ट इसमें रहने वाला है। तो ये इसको तुम ध्यान में लेके चलना कि भैया बेसिक साइंस जो भी डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ट्रेड मैटर करती है। अगर उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलने वाली हैं। और फिर लास्ट में तुम्हारा एक CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट, उसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। और लास्ट में फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरली जो तुमने डॉक्यूमेंट लगाए वो सही है कि नहीं है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज रहने वाली है वो तुम्हारी रहने वाली है मेडिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होता। मेडिकल एग्जामिनेशन में जस्ट वो पूछते हैं कि भैया सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड